Hello dear students, I am your bio teacher रोशन सर। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। ओके, सो हम लोग ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को देखे थे। ये डिवाइडेड था टू मेजर ग्रुप में। फर्स्ट था कंडक्शन ऑफ गैसेस एंड सेकेंड था रिस्पायरेशन, या इसी को हम बोलते हैं एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, है ना। तो फर्स्ट वाला हम देख चुके थे। कंडक्शन ऑफ गैसेस में इन्वॉल्व जितने भी ऑर्गन्स थे, जैसे एक्सटर्नल लेयर्स, नेसल, इंटरनल लेयर्स, नेसोफेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, है ना, इटीसी, पूरा एल्वलाई तक हम लोग देखे थे। और आज हमको डिस्कस करना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर रिस्पायरेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हम लोग जानते हैं कि रिस्पायरेशन क्या होता है, ये डिफिनीसन आपको बता दिया गया है, ठीक है। अब रिस्पायरेशन में आप जानते हैं कि रिस्पायरेशन जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद की कड़ी है, जिसमें हमको एनर्जी मिलती है जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तब। लेकिन सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये क्या हो जाएगा, ये ब्रीथिंग हो जाएगा। तो इसी को हमको देखना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। लिखा द एल्वलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म दिस पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, है ना। जो दूसरा पार्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, फर्स्ट था कंडक्शन ऑफ गैसेस, सेकेंड है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर रिस्पायरेशन। तो इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आपको क्या है, एल्वलाई एंड इसके डक्ट्स, है ना, इसके एल्वलाई और जिससे एल्वलाई के जो पार्ट्स हैं, ठीक है। यानी आपको पता है एल्वलाई किसकी यूनिट है, लंग्स का। तो लंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सॉरी इस टॉपिक में। सो आप देखिए, लिखा है द एल्वलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म दिस पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये दोनों मिल के क्या बनाते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम का यह सेकेंड वाला पार्ट बनाते हैं। ओके, कह रहा है इट इज़ द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। यह जो साइट है, स्थान है, एक रियल स्थान है किस चीज़ के लिए, एक्चुअल डिफ्यूजन, मतलब कि गैसों के डिफ्यूजन के लिए, है ना, परासरण के लिए मेन स्थान है, जिसमें क्या होता है, एक गैस आउट होती है, एक गैस इन होती है, ठीक है। और बिटवीन किसके, ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, यानी ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में क्या होगा कि एक बार एक गैस को ऐड किया जाएगा, एक गैस को आउट किया जाएगा, ये चीज़ होता है। तो आपको क्या करना होगा कि ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकाला जाता है और किसको ऐड किया जाता है, ऑक्सीजन को। और जिस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है उसको कहाँ पे आउट फ्री किया जाएगा, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हमको यही पढ़ना है। लिखा द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई। अब आप जान गए ब्रोंकाई क्या है। एक बार क्या, जो कल हम लोग देखे थे ट्रैकिया डिवाइड हो रही थी, है ना, सेकेंडरी जब डिवीज़न हुआ उसमें, तो फिर क्या बनाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाई। पहले ट्रैकिया डिवाइड हुआ तो फिर क्या बनाया, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई डिवाइड होगा तो ब्रांकियोलेस, देन ब्रांकियोलेस, फिर सब डिवाइडेड होगी तो फिर एल्वलाई बनेगा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, कल हम चर्चा किए थे, ठीक है। तो वही कह रहा है द ब्रोंकाई नेटवर्क ऑफ, सॉरी द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई कामा ब्रांकियोलेस एंड एल्वलाई कंप्राइज द लंग्स। ये सब मिलकर ना लंग्स बनाते हैं, ठीक है। विच प्रोवाइड द सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन। जो क्या प्रोवाइड करता है, एक सरफेस प्रोवाइड करेगा, क्या करने के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों को एक्सचेंज करने के लिए इन ह्यूमन, है ना। सो इस चीज़ को आप थोड़ा एक ग्राफ के माध्यम से मैं आपको बोर्ड पे बताया था कि एल्वलाई जो है एक ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके बीच में जो स्थान होता है, खाली स्थान, जिसमें जाके एयर्स फिल होती हैं, जहाँ एयर्स जाके भरती हैं, उस बीच वाले स्थान को हम बोल देंगे एल्वोलर कैविटी या एल्वोलर रीजन। ओके, एल्वोलर रीजन में क्या होगा कि जो भी हम एटमॉस्फेरिक एयर सांस के द्वारा लेंगे वो जाके एल्वोलाई में जाके भरा जाएगा। अब एटमॉस्फेरिक एयर जो था वो ऐसा नहीं कि हमारे नाक में कोई ऐसा जो छन्नी लगा है जो एयर को रोक दे कि ये वाली गैस जाएगी, सिर्फ ऑक्सीजन जाएगी या कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, ऐसा नहीं। वो सारी गैसें हमारी बॉडी में जाती, सॉरी लंग्स में जाता है, सारी गैसें लंग्स के एल्वोलाई तक जाती हैं जब हम सांस लेते हैं तो उस दौरान
आपको पता है एटमॉस्फेयर में जितनी गैसों का जो कंसंट्रेशन है, मतलब लगभग 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.07% अदर गैसेस, ये सारी गैसें हमारी बॉडी में जाती हैं वहाँ पे लंग्स में। लेकिन फिर क्या होता है कि इसमें से कुछ गैसों को ऐड किया जाता है और कुछ गैसों को आउट किया जाएगा। तो जैसे क्या होता है कि जो एल्वोलाई होती है इसके किनारे किनारे ब्लड की कैपिलरीज होती हैं। क्या होती हैं? कैपिलरीज। तो एल्वोलाई का जो वाल होती है ना, वो थोड़ा सा थिक होती है और ये सेमी परमिएबल नेचर की होती है। तो होता ये है कि जो कैपिलरीज है इसमें क्या भरा रहेगा? ब्लड। और जो एल्वोलाई की एल्वोलर कैविटी रहेगी इसमें क्या रहेगा बच्चों? इसमें रहेगा आपकी गैसेस। अब देखिए ये एल्वोलर कैविटी में ब्लड कहाँ से आएगा? देखिए इसमें एल्वोलर कैविटी नहीं, कैपिलरीज में ब्लड कहाँ से आएगा? आपको मैं बताया था हार्ट के 4 चैम्बर थे, उस दिन बोर्ड पे समझाया था। 4 चैम्बर थे, तो जिसमें राइट वाले में 2 थे और लेफ्ट वाले में 2 थे। एक ऊपर ऑरिकल था, नीचे वेंट्रिकल था। तो राइट वाले रीजन में आपको पता था इम्प्योर ब्लड भरा जाता है, जो पूरी बॉडी में फैला हुआ ब्लड रहता है, जिसको वेन के माध्यम से फिर ला के राइट वाले रीजन में फिल किया जाता है, ऑरिकल और वेंट्रिकल में। तो वहाँ पे इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, ऐसे ब्लड को स्टोर किया जाता है। फिर इसको पल्मोनरी वेन के द्वारा कहाँ पे सेंड किया जाएगा? लंग्स में। अब लंग्स में जाएगा जो वो एल्वोलाई के किनारे कैपिलरीज है, उसी कैपिलरीज में भरा रहेगा। तो इसमें किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी? कार्बन डाइऑक्साइड की। ओके, तो अब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को ना इस वाल के द्वारा क्या किया जाएगा? थ्रो करके इसमें एल्वोलाई में सेंड किया जाएगा गैसों को। तो जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है इसको ऐड किया जाएगा एल्वोलर कैविटी में, जो गैसेस पाई जा रही उसमें। तो लगभग अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03% है अंदर, और इसमें से कुछ अंदर जो ब्लड में है गैसेज, उसको कहाँ पे? एल्वोलाई में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये लगभग 4% गैसें, 3 से 4% गैसें आपको एल्वोलर कैविटी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है। अब इस एल्वोलर कैविटी में जो गैसेस पाई जा रही हैं, इन गैसों में ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन की मात्रा जो है 21% है। अब आपके ब्लड को प्योर करना है तो ब्लड में भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी ना, क्योंकि यही ब्लड ऑक्सीजन को लेके जाएगा तो सेल तक पहुंचाएगा, तो फूड का ऑक्सीडेशन होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बाद आपको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो इसलिए अब इस ऑक्सीजन को ब्लड में ऐड किया जाएगा। इन सब चीज़ों को बोर्ड पर मैं बहुत ईजिली तरीके से समझाया था। अब इसमें से लगभग 3% जब क्या हो गई कि गैसें निकाल दिया गया है, 3 से 4% ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया गया, एल्वोलर कैविटी में सेंड कर दिया गया। तो अब इस एल्वोलर कैविटी में जो ऑक्सीजन है, इसमें से लगभग 3 से 4% ऑक्सीजन आपको ब्लड में भेजा जाएगा। तो फिर उसी थिकेंड वाल जो थी सेमी परमिएबल नेचर की, उसके द्वारा क्या कर दिया जाएगा? उसके थ्रू एल्वोलर कैविटी से कैपिलरीज में सेंड कर दिया जाएगा। किसको? ऑक्सीजन को। और वो भी टोटल ऑक्सीजन नहीं जाती, वो भी कितनी? 3 से 4% जाके ब्लड में हमारे मिल पाती है। तो अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन बच गए? 16%, लगभग 15, 16 या 17% ऑक्सीजन बचेंगे। इसी अमाउंट में फिर वो जो होगा, सांस को जब हम दोबारा छोड़ते हैं, उस दौरान जब हम इनरिस्पायरेशन करते हैं तो उस दौरान नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अदर गैसें, ये सब जाती हमारी एल्वोलाई में। और जब हम रिस्पायरेशन करते हैं तब नाइट्रोजन अपने ही अमाउंट में, अदर गैसें अपने अमाउंट में निकलती हैं, लेकिन ऑक्सीजन हो जाती है लगभग 15 से 16% या 17%। क्यों? क्योंकि इसकी 3% ऑक्सीजन, लगभग 3 से 4%, 5% ऑक्सीजन आपको ब्लड में मिला दिया जाता है। अब ब्लड से हार्मफुल गैसों को निकाला जाएगा तो कौन सी रहेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब 0.03% अंदर गई है तो उसमें से जब उन गैसों में 4% और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दिया जाएगा तो लगभग 4% कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी ना। तो इस अमाउंट में बाहर निकाले जाते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को 4% आउट किया जाता है, लेकिन लिया कितना जाता है बॉडी में? 0.03%। और ऑक्सीजन को कितना लिया जाएगा? 21%, लेकिन आउट किया जाएगा कितना? लगभग 16%, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं हमारे
एल्वलाई में, तो ये इसी चीज़ को हमको ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज में पढ़ना था। ठीक है, इसको मैं बोर्ड के माध्यम से आपको समझाया था, और ये नोट्स जो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा इसको लाइन टू लाइन आपको लर्न करना है। एंड देन इसके बाद आपको एनसीईआरटी पे भी मिलेगा मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, जो रिस्पायरेशन के मैकेनिज्म होते हैं या फिर स्टेप्स होते हैं वो कैसे होते, कितने होते हैं, क्या क्या करना होता है, इन चीज़ के बारे में हमको जानना है। तो आप पेज नंबर 270 पे देख सकते हैं, एनसीईआरटी में एक हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इसके ऊपर एक पैराग्राफ पे लिखा है रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। रिस्पायरेशन के जितने स्टेप्स होते हैं इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, बाकी चर्चाएं नेक्स्ट डे करेंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है डियर स्टूडेंट्स, ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वोलर एयर इज रिलीज आउट। मतलब देखिए ब्रीथिंग का मतलब आप समझ रहे हैं सांस लेने की क्रिया, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें क्या किया जाता है, गैसों को एक्सचेंज किया जाता है, बस इतना जानिए। अभी रिस्पायरेशन, जब ऑक्सीडेशन हो गया तब समझ जाइए रिस्पायरेशन हो गया, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन होगा तो फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ये क्रियाएं आपको, ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये आपके सेल में होंगी, लेकिन आप सिर्फ रिस्पायरेटरी सिस्टम के द्वारा आप गैसों को इन कर रहे हो और फिर गैसों को आउट कर रहे हो, ये आपका ब्रीथिंग हुआ। तो कह रहा ब्रीथिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब क्या समझ रहे हैं, मतलब इनटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज इनटू लंग्स एंड आउट फ्री ऑफ पल्मोनरी गैसेज इनटू एटमॉस्फियर। समझ गए, मतलब कि गैसों को अंदर लेना फिर आउट करना, ये पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी का मतलब ये है कि लंग्स, है ना, तो लंग्स में जो गैसों को हम लेते हैं फिर आउट करते हैं, इसी को कह रहा है कि या तो ब्रीथिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, एटमॉस्फेरिक एयर को इज ड्रॉन इन, अंदर लिया जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वोलर एयर इज रिलीज आउट, जिसके द्वारा फिर क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ, एल्वोलर एयर जो है, एल्वोलर कैविटी में पाई जाने वाली एयर्स जो हैं वो एल्वोलर एयर है। ठीक है, तो कह रहा एल्वोलर एयर को क्या किया जाएगा, रिलीज आउट किया जाएगा। ठीक है, सेकेंड लिखा है पॉइंट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैसों का ना डिफ्यूजन, कौन कौन से गैस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस एल्वोलर मेम्ब्रेन। एल्वोलर मेम्ब्रेन वही था जिसको मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बताया, एल्वोलाई के किनारे किनारे जो थिकन वॉल है उसी को कह रहा है। इसी के अक्रॉस किया जाएगा किसको, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। अब आपको पता है किसको क्या करना है, किसको ऐड करना है, किसको आउट करना है ना। ऑक्सीजन को क्या करना है, ब्लड में ऐड करना है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के एल्वोलर एयर में ऐड करना है कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऑक्सीजन को ऐड करना है ब्लड में। ओके, थर्ड पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड। अब जैसे ही ब्लड में मिल गई ऑक्सीजन, अब इसको क्या किया जाएगा, फिर पल्मोनरी वेन आर्टरी के द्वारा फिर कहाँ पे सेंड किया जाएगा, हार्ट में आपके भेजा जाएगा। हार्ट के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। जब हार्ट में पहुंचेगा तो हार्ट के लेफ्ट वाले पार्ट में भरा जाएगा, लेफ्ट वाले ऑरिकल और वेंट्रिकल में, फिर उसके द्वारा आर्टरी के माध्यम से पूरी बॉडी में फैला दिया जाएगा। क्लियर। फोर्थ पॉइंट है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, ये जो चौथी पॉइंट है इसका मतलब ये है कि जो आपका ब्लड एक प्रकार का आपको क्या है, टिश्यू है। ओके, ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड और जितने भी ऊतक है इन सब में सब तक क्या करना, ऑक्सीजन का पहुंच जाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के माध्यम से लेके लंग्स तक आना, ये है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, है ना। क्या करना है कि ब्लड के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचाया जाएगा ऑक्सीजन को, और वहाँ से कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के माध्यम से लेके आया जाएगा हार्ट तक, फिर उसको पहुंचाया जाएगा इसमें लंग्स में। फिर लास्ट पॉइंट है यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्ट ने कौन है जी, यस सर, नहीं ट्राइपॉड नहीं चाहिए सर, वो 10th की बुक चाहिए। 10th की बुक गुलाब सर के पास। अच्छा
सॉरी, ओके स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट पॉइंट है यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन का जो यूटिलाइज किया जाता है ऑक्सीजन को, है ना, तो वही चीज़ कह रहा है कि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन किया जाता है क्या करने के लिए, कैटाबॉलिक रिएक्शन। और वो कैटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ पे होगा, सेल में। ओके, फिर कह रहा है रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, और रिजल्ट के दौरान फिर क्या आप रिलीज करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये इस प्रकार का रिस्पायरेशन जो होता है इसी को बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। और सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में हम चैप्टर नंबर 14 में पढ़ चुके होंगे। वही चीज़ लास्ट में लिखा, सेलुलर रिस्पायरेशन एज डील्स इन चैप्टर नंबर 14। ओके, सो बाकी चीज़ें नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। सो ओके, थैंक्स।